ये है AS हॉरर मीडिया, जहां डर को सिर्फ देखा नहीं महसूस भी किया जाता है। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर से अरुणाचल के वलोंग तक एक ऐसा सफर तय किया जिसमें हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। मुझे ये कभी नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर दरअसल मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी और सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। लोंगेवाला राजस्थान का वीरान इलाका, जहां रेत की लहरें हवा से बातें करती हैं और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा होता है। बॉर्डर से जुड़े इस गांव की सड़क पर मेरा ट्रक खड़ा था, पुराना मगर मजबूत। रात्रि के लगभग 8 बज रहे थे और अंधेरा धीरे धीरे रेगिस्तान को निगल रहा था। मेरा नाम है रमेश यादव, पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और आज जिस माल को लेकर मैं निकला था उसका डेस्टिनेशन था वलोंग, अरुणाचल प्रदेश। देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर, लंबा, थकाऊ और शायद कुछ ज्यादा ही डरावना। मुझे एक पुराना दोस्त मिला था बीकानेर में, बलराम। उसने ही मुझे इस डिलीवरी के लिए कहा था। बोला था, काम बड़ा है रमेश, पर पैसे भी वैसे ही मिलेंगे। और मैंने झट से हां कर दी। पर उसने एक बात नहीं बताई थी कि जिस ट्रक में मैं जा रहा हूं उस ट्रक का अतीत भी मेरे साथ सफर करने वाला है। शुरुआत की अजीब घटनाएं। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, इंजन में अजीब सी घरघराहट आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज इंजन के भीतर बैठी हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा गर्मी के कारण होगा। लेकिन जैसे ही ट्रक ने लोंगेवाला की सीमा पार की, साइड मिरर में मुझे कुछ अजीब दिखाई देने लगा। एक लड़की लाल चुनरी में, नंगे पांव, रेगिस्तान के बीच खड़ी थी। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। साइड मिरर में दिख रही थी मगर सड़क पर नहीं। मैंने सोचा आंखों का धोखा होगा। पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद जब ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हुआ और उसमें से एक टूटे हुए संगीत की आवाज आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लौट जा, लौट जा। ये आवाज बहुत धीमी थी मगर बार बार गूंज रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। धोरे वाला ढाबा, जहां रूहें खाना परोसती थीं, करीब 11 बजे रात भूख के चलते मैंने एक वीरान सा ढाबा देखा। धोरे वाला ढाबा। रुक गया। ढाबे पर अजीब सी शांति थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जिसकी आंखें अंदर को ढंसी हुई थीं। उसने बिना कुछ पूछे मुझे खाना परोस दिया। रोटियां बिल्कुल गरम, सब्जी जैसे अभी अभी बनी हो। मैं खा ही रहा था कि मेरी नजर रसोई पर पड़ी। वहां कोई नहीं था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब, खाना किसने बनाया? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, यहां जो भी आता है खुद के लिए खाना खुद ही बना लेता है। मैं हंसा और दोबारा खाने में लग गया। लेकिन जब मैं ट्रक में बैठा और चलने लगा तो ढाबा पीछे मुड़ते ही गायब था। सिर्फ वीराना और उड़ती हुई रेत। पहली रात जब ट्रक खुद चलने लगा, पहली रात मैंने बीकानेर के पास ट्रक किनारे खड़ा किया। थक गया था, सोने की कोशिश की। आंख लगते ही ट्रक हिलने लगा, जैसे कोई जोर जोर से धक्का दे रहा हो। मैं चौंक कर उठा। बाहर कोई नहीं था। लेकिन जब स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद घूमने लगा और ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा तो मैं समझ गया, अब यह कोई आम सफर नहीं रहने वाला। मैंने सीट बेल्ट बांधी, इंजन स्टार्ट किया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पर साया अब साथ चलने लगा था। हर मील के साथ कोई ना कोई नई परछाई मेरे साथ जुड़ती जा रही थी। कभी शीशे में चेहरा दिखता, कभी पिछली सीट पर कुछ बैठा हुआ महसूस होता। यह सिर्फ लोंगेवाला से वलोंग का सफर नहीं था। यह था एक ट्रक ड्राइवर का आत्मा से आत्मा तक का सफर। हर मील के साथ ट्रक भारी होता जा रहा था, जैसे उसमें माल नहीं, कोई अदृश्य बोझ लदा हो। रात गहराती जा रही थी और मैं बीकानेर से नागौर की ओर बढ़ रहा था। मगर ट्रक की केबिन के अंदर जो माहौल था वो सड़क से कहीं ज्यादा ठंडा, सिहरन भरा और अजनबी था। मैं अकेला नहीं था। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था। चेहरा नहीं दिखा, बस एक धुंधली सी परछाई जो स्थिर थी, बिल्कुल चुप। एक पल के लिए मैंने आंखें मली और जब दोबारा देखा, वो गायब। मुझे अपने कानों में किसी के सांस लेने की हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास बैठा हो और मेरी गर्दन की ओर झुककर सांस ले रहा हो। मैं डर गया।
और डरते हुए स्टीयरिंग कसकर थाम लिया। मन में आया, अब यहीं ट्रक रोक दूं, पर पता नहीं क्यों हाथ कांपते हुए भी ट्रक चलाता रहा। सुनसान पुल की वो रात करीब 2 घंटे बाद रास्ते में एक पुराना पुल आया। नाम नहीं पता, पर लोकल लोग उसे बूढ़ा पुल कहते हैं। कहते हैं यहां कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, कई लोग पानी में बह गए और उनकी लाशें कभी नहीं मिली। मेरे जीपीएस ने रास्ता यही दिखाया था। पुल पर ट्रक जैसे ही चढ़ा, हवा एकदम ठंडी हो गई। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद नहीं हुआ था, डीजल भी पूरा था, पर टायर मानो जड़ हो गए हों। मैं चौंका, गियर बदला, एक्सीलरेटर दबाया, ट्रक टस से मस नहीं हुआ। और तभी वो आवाज दोबारा आई, लौट जा, लौट जा। लेकिन इस बार वो रेडियो से नहीं, ट्रक के भीतर से आई, एकदम पास से, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी मगर लगातार। ट्रक के बाईं ओर जो शीशा था उसमें अब कुछ साफ दिख रहा था। एक बच्चा, भीगा हुआ, आंखों में सूनापन, और उसके होंठ हिल रहे थे। मुझे मां के पास जाना है। मैं पत्थर बन चुका था, मेरा हाथ गियर पर था, पर शरीर जवाब दे चुका था। तभी ट्रक ने खुद ब खुद ब्रेक छोड़ा और आगे सरकने लगा, बहुत धीरे धीरे। बच्चा अब शीशे के बाहर से गायब था, पर अब वही बच्चा मेरी बगल वाली सीट पर बैठा था। बचपन की यादों की चीख मैंने आंखें बंद कर लीं, डर से नहीं, किसी और वजह से। उस बच्चे की शक्ल मेरे बचपन से मिलती थी, काले घुंघराले बाल, भूरे गाल और वही सफेद कुर्ता। ये कौन है? मैंने खुद से पूछा, और तभी मेरे जहन में एक पुरानी याद कौंध गई। मैंने बचपन में एक बच्चे को तालाब में डूबते हुए देखा था। मां ने कहा था, उसे मत बचा, वो पाप का फल भोग रहा है। मैं बस 10 साल का था, डरा हुआ, और चुपचाप वापस चला गया। क्या वो बच्चा अब उसी का अक्स बनकर मेरे साथ है? क्या वो अब उस सफर पर साथ चल रहा है जिसे मैं जिंदगी की सबसे बड़ी डिलीवरी समझ रहा था? पुल के पार और एक सुनसान चौराहा। जब ट्रक उस बूढ़े पुल से नीचे उतर गया तो मैंने सुकून की सांस ली, पर मेरी रफ्तार धीमी कर दी थी। नजरें अब हर तरफ डरते हुए घूमती थीं। करीब 1 घंटे बाद एक चौराहा आया, चारों दिशाओं में अंधेरा। जीपीएस ने कहा, सीधे जाओ। पर चौराहे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो हाथ से इशारा कर रहा था, बाएं मुड़ जा बेटा, बाएं मुड़ जा। मैंने ट्रक रोका, खिड़की से पूछा, बाबा जीपीएस तो सीधा कह रहा है? उसने सिर्फ इतना कहा, सीधे गया तो जान नहीं बचेगी, बाएं मुड़ जा। मेरे अंदर एक अजीब सा डर भर गया और मैंने ट्रक बाईं ओर मोड़ दिया। मगर जब 2 मिनट बाद शीशे में देखा, वो चौराहा, वो बूढ़ा, सब गायब था, बस रेत और धुंध। ट्रक के पीछे के केबिन से आवाज आई, धन्यवाद रमेश भैया। मैंने पीछे देखा, बच्चा अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें नम थीं, मगर अब उनमें डर नहीं, सुकून था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वो धीरे धीरे धुएं में बदल गया। मैं हिल भी नहीं पाया। क्या मैंने उसकी आत्मा को मुक्ति दी, या क्या मैं खुद अब उसी रास्ते पर हूं जहां से कोई लौटकर नहीं आता? अब रास्ता था नागौर से जयपुर की ओर, लेकिन अब मैं सिर्फ ट्रक नहीं चला रहा था, अब मैं खुद को चला रहा था, हर डर, हर छाया, हर पाप के साथ। जयपुर की वो लाल रेत और खून से लथपथ लड़की, पिछली रात का साया अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा था। बच्चा अब ट्रक से उतर चुका था, या शायद मैं यही मान लेना चाहता था। मैं नागौर पार कर चुका था और अब जयपुर की तरफ बढ़ रहा था। सड़कें वीरान थीं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। चारों तरफ सिर्फ गर्म हवा की सरसराहट और रेत की उड़ती लहरें थीं। मैंने मुंह पर गमछा बांधा और रेडियो चालू कर दिया, शायद ध्यान भट जाए। पर रेडियो से फिर वही आवाज आई, तू रुक क्यों नहीं जाता रमेश भैया? मैंने रेडियो बंद कर दिया। डर अब आदत बन चुका था, पर नींद नहीं आ रही थी। जिस्म थका हुआ था, पर दिल बेचैन। जयपुर बाईपास से कुछ किलोमीटर पहले सड़क के दोनों ओर ऊंटी नीची जमीन थी और बीच में एक पुराना चौराहा आया। जीपीएस चुप था, ऐसा लगा जैसे ये रास्ता नक्शे में ही ना हो। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। रात की हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी मेरी नजर सामने एक लड़की पर पड़ी। लंबे बाल, लाल चुन्नी, सफेद सूट, पर बदन पूरा खून से भीगा हुआ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चल रही थी, नंगे पांव
और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। मैं वापस ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद किया, लेकिन ट्रक अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। क्लच दबाया, गियर बदला, स्टार्टर घुमाया, कुछ नहीं। और फिर अचानक ट्रक के बोनट पर जोरदार चोट लगी। धड़ाम! मैंने शीशे से देखा, वही लड़की अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसके होंठ अब भी हिले जा रहे थे। तू जयपुर क्यों जा रहा है रमेश? वहां तो सब मरे हुए हैं। ट्रक स्टार्ट हुआ, मगर दिशा बदल गई। अचानक इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप मुड़ गया। ट्रक सीधा शहर की ओर नहीं, किसी पुराने रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। जीपीएस अब कुछ नहीं दिखा रहा था। स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। मैंने ब्रेक मारे, मगर जैसे टायर सड़क से चिपक गए हों। ट्रक अब खुद चला रहा था और मैं बस एक कैदी था। एक भूतिया सराय करीब 20 मिनट बाद एक पुरानी सराय जैसी जगह सामने आई। बिल्कुल उजाड़, टूटी छत, झूलते दरवाजे और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे। ट्रक वहीं जाकर खुद ब खुद रुक गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और नीचे उतरा। सराय के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, बिल्कुल सफेद आंखें, बिना पलक झपकाए मुझे घूरे जा रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, तेरे जैसे कई आए हैं, कोई नहीं लौटा। मैंने कहा, मुझे बस जयपुर पहुंचना है। वो हंसा और बोला, तू पहुंच जाएगा, पर जिस रूप में जाएगा उसे तू पहचान नहीं पाएगा। सराय के भीतर। और सच का दरवाजा, मैंने सराय के भीतर कदम रखा। दरवाजा खुद ब खुद पीछे से बंद हो गया। अंदर दीवारों पर नाम लिखे हुए थे, सैकड़ों नाम। रमेश, सुरेश, रामपाल, इब्राहिम। हर नाम के आगे एक तारीख थी। मैंने गौर से देखा, उनमें एक नाम मेरा भी था और तारीख आने वाली सुबह की थी। मैं उल्टे पांव भागा, दरवाजा नहीं खुला। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी, रमेश, मदद करो। मैं दौड़कर अंदर की ओर गया और देखा वही खून से लथपथ लड़की जमीन पर पड़ी थी और उसके चारों ओर काली आकृतियां मंडरा रही थीं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मुझे बचाना है तो ट्रक छोड़ना होगा। फैसला, ट्रक या इंसानियत। मैं वहीं ठिठक गया। ट्रक मेरा सब कुछ था, जिंदगी भर का सहारा, कमाई का जरिया, मेरी पहचान। पर अब एक आत्मा मेरे सामने मदद मांग रही थी। मैंने आंखें बंद की और मां को याद किया। उनका वो वाक्य, रमेश, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मैं दौड़कर लड़की की तरफ गया, उसे उठाया और जैसे ही उठाया पूरी सराय आग में जल उठी। मैंने लड़की को गोद में उठाया और दरवाजे की ओर भागा। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर ट्रक स्टार्ट खड़ा था, लेकिन स्टीयरिंग पर कोई बैठा था। मैं नजदीक गया और देखा, वो मैं ही था। क्या मैं मर चुका हूं या अब मैं उस ट्रक का हिस्सा बन गया हूं? सवालों की आंधी में मैं खड़ा था। लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। अब वो जिंदा लग रही थी, चेहरे पर शांति। उसने कहा, अब तू मेरा नया रास्ता है। और तभी ट्रक का दरवाजा खुला और बिना सोचे मैं चढ़ गया, गियर लगाया और ट्रक चल पड़ा। अब जयपुर नहीं, कहीं और की ओर। रात के 3 बज चुके थे। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन अब यह सफर मेरे नियंत्रण में नहीं था। सामने हाईवे की बजाय एक वीरान कच्चा रास्ता था, जिस पर कोई गूगल मैप काम नहीं करता। बगल में बैठी वो लड़की अब शांत थी। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, जैसे सब कुछ जानती हो। पर जब मैंने उससे नाम पूछा, उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कोई नाम नहीं देता रमेश, सब बस पहचान भूल जाते हैं। मैंने आईने में देखा और एक पल के लिए खुद को नहीं पहचान पाया। मेरी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि बेजान लग रहा था। क्या मैं सच में जिंदा था? राजस्थान की वो आखिरी रेखा। कुछ ही देर में ट्रक एक पुराने उजाड़ पुल से गुजरा। पुल नीचे से टूटा था, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य रास्ते पर चल रहा था। मैंने कई बार ब्रेक दबाए, पर ट्रक नहीं रुका। लड़की ने मेरी ओर देखा और बोली, तू अब जहां जा रहा है वहां रास्ता नहीं, केवल मंजिल होती है, पीछे मुड़ने की इजाजत नहीं होती। मैंने गुस्से में कहा, मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मुझे बस जयपुर पहुंचकर ट्रक खाली करना है, उसके बाद कहीं नहीं जाना। वो मुस्कुराई और कहा, जयपुर तो पीछे रह गया रमेश, अब तू झुंझुनू की ओर जा रहा है। झुंझुनू, जहां समय थम जाता है, तकरीबन आधा घंटा और बीत चुका था।
अब तक मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां ना कोई इंसान था, ना कोई लाइट, ना कोई आवाज, सिर्फ एक पुराना बोर्ड था। स्वागत है, झुंझुनू का पुराना बाजार, रात में आना मना है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह जगह मैंने सुनी थी एक पुरानी कहानी के रूप में, जहां रात के वक्त हर साल कुछ ट्रक, टैक्सी और लोगों की गाड़ियां गायब हो जाती थीं। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक इस बार भी नहीं लगे और सामने वो दिखाई दिया। पुराना बाजार खंडहरों में बदला हुआ। हर खंडहर में एक चेहरा। जैसे ही ट्रक बाजार की तरफ मुड़ा, हर टूटी दुकान के अंदर कुछ दिखाई दिया। कभी एक आदमी दीवार पर टिका हुआ, आंखें सफेद। कभी एक बच्चा जिसके चेहरे पर चेहरा नहीं था। कभी एक औरत जो सिर्फ हवा में तैर रही थी। मैंने चिल्लाकर लड़की से पूछा, तू मुझे क्यों लेकर आई है यहां? ये सब क्या है? वो बोली, यही मेरी दुनिया है रमेश, और अब तू इसका हिस्सा बन चुका है। मैंने गुस्से में ट्रक मोड़ने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग जाम हो चुका था। और तभी सामने एक ट्रक खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा ट्रक। उसी रंग का, उसी नंबर प्लेट का, हर चीज वही। मैंने जोर से हॉर्न मारा, पर वो ट्रक हिला भी नहीं। मैं धीरे धीरे नजदीक गया, और जब बगल से गुजरा तो देखा उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर मैं खुद बैठा था, पर मरा हुआ। आत्मा का वो सौदा। अब मैं डर से कांपने लगा। लड़की बोली, हर ट्रक जो इस रास्ते से गुजरा वो यहीं का हो गया। हर ड्राइवर, हर चेहरा, हर मुसाफिर अब इसी बाजार का हिस्सा है। मैंने घबराकर हाथ जोड़ लिए। तू जो भी है, जो भी आत्मा है, मुझे छोड़ दे, मुझे बस निकल जाना है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मुझे मोक्ष दिलाना है रमेश, तो तुझे यह रास्ता पूरा करना होगा। ट्रक को छोड़ना नहीं होगा। हर वह आत्मा जो अधूरी रह गई है, उसे रास्ता दिखाना होगा। तू अब सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, ट्रक और रास्तों की आत्मा है। फैसला में चुप हो गया। कई सालों की मेहनत, मां बाप का सपना, ट्रक की चाबी, सब मेरी मुट्ठी में था। लेकिन अब यह सफर मेरे लिए नहीं था। अब यह सफर उनका था जिनकी मंजिलें अधूरी रह गई थीं। मैंने गियर में ट्रक डाला और पहली बार ट्रक ने खुद नहीं, मैंने चलाया। सामने एक बोर्ड था, अब चूरू की सीमा शुरू होती है। और लड़की की आवाज फिर गूंज उठी, अब सवेरा दूर नहीं रमेश, बस मंजिल तक रुकना मत। ट्रक अब चूरू जिले की सीमा में दाखिल हो चुका था। घड़ी ने सुबह के 4 बजा दिए थे, लेकिन आसमान में रात अब भी जमी हुई थी। एक अजीब सी घुटन थी हवाओं में, जैसे कोई आने वाली मुसीबत खुद को रोक नहीं पा रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई कहानी छिपी नहीं थी, बल्कि एक आदेश था, चूरू, रेत की कब्रें। मैंने जैसे ही ट्रक रेत से भरे उस वीरान रास्ते पर बढ़ाया, टायरों के नीचे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई रेत के नीचे से चल रहा हो। कुछ ही दूरी पर एक पुराना बोर्ड मिला, चूरू, श्मशान रोड, आगे जाना मना है। मैंने ट्रक रोका और जैसे ही उतरने लगा, लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रमेश, अब रुकना मना है। मैंने डरे हुए स्वर में पूछा, क्या यहां भी कोई आत्मा फंसी है? उसने सिर्फ इतना कहा, यहां सिर्फ आत्माएं नहीं, पूरी की पूरी बस्तियां दबी हैं। एक आवाज जो रेत से आती थी, ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, खिड़की के बाहर से एक धीमी सी लोरी सुनाई दी, निंदरिया रानी, आरे मेरी गोदी। मैंने झट से खिड़की बंद की। ट्रक के भीतर की हवा भी अब भारी हो चुकी थी, जैसे कोई सांसें अंदर ही अटक गई हों। सामने एक छोटी सी झोपड़ी आई, टूटी फूटी, पर बाहर एक दिया जल रहा था। मैंने ट्रक रोक दिया। उस झोपड़ी के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, माथे पर राख, आंखों में खून जैसा लाल रंग। उसने मुझे देखा और कहा, तू रमेश है? मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। तेरा ट्रक मुझे मोक्ष देगा। मेरी बेटी की आखिरी निशानी उसी ट्रक के नीचे दबी है। बूढ़ी औरत की कहानी। मैंने ट्रक से उतरकर औरत की कहानी सुनी। 3 साल पहले मेरी बेटी और दामाद इस रास्ते से जा रहे थे। एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और तब से मेरी बच्ची की आत्मा यहां भटक रही है। हर साल वही ट्रक यहां आता है, लेकिन वो नहीं रुकता। मैंने देखा वो लड़की जो मेरे साथ थी चुपचाप उस औरत को देख रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब तुझे वही करना है जो किसी ने नहीं किया।
जमीन खुद ब खुद खुलने लगी। मैंने ट्रक को उस जगह पर रोका जहां औरत ने बताया था कि उसकी बेटी का शरीर दबा था। रात पूरी तरह काली हो चुकी थी। जैसे ही ट्रक की हेडलाइट्स उस रेत पर पड़ी, रेत खुद ब खुद हिलने लगी। मैंने देखा एक छोटी सी हड्डियों वाली गुड़िया मिट्टी में आधी दबी हुई थी। मैंने उसे उठाया और तभी चारों तरफ हवा तेज चलने लगी। ट्रक अपने आप हिलने लगा और पीछे से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी, माँ माँ, मुझे छोड़ मत देना। मोक्ष की लौ वो लड़की जो अब तक सिर्फ रहस्यमयी लगती थी सामने आई और उसने उस गुड़िया को लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। फिर उसने गुड़िया उस बूढ़ी औरत को सौंप दी और कुछ ही पलों में वो औरत, वो झोपड़ी, वो दिया, सब कुछ रेत में समा गया। मैं अवाक खड़ा रह गया। लड़की ने कहा, एक और आत्मा को मुक्ति मिल गई रमेश, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। सफर का नक्शा बदल गया था। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। अब ट्रक का हैंडल मेरे हाथ में था, लेकिन रास्ते वही थे जो वो दिखा रही थी। अब अगला रास्ता सादुलपुर की ओर था। पर अब तक मैं समझ चुका था, यह सिर्फ शहरों का सफर नहीं है, ये आत्माओं का वो नक्शा था जो कोई देख नहीं सकता, और मैं उस नक्शे पर चलने वाला एकमात्र जिंदा इंसान बन चुका था। रास्ता अब सादुलपुर की ओर मुड़ चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स रेत से मिट्टी में बदलती जमीन को चीरती जा रही थीं। आसमान में सूरज निकलने वाला था, मगर उस सुबह की रोशनी भी डर की परछाइयों को मिटा नहीं पा रही थी। मैं अब तक समझ चुका था कि यह सफर महज माल पहुंचाने का नहीं, बल्कि उन रूहों की मुक्ति का है जो सालों से भटक रही हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। पर अब वो मुझसे रास्ता मांग रही थीं। रेलवे फाटक के पास, सादुलपुर शहर के पास एक पुराना रेलवे फाटक आता है, वहीं जहां सालों पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें दर्जनों यात्री जलकर मर गए थे। मैंने ट्रक रोका। फाटक पर ताला लगा हुआ था, लेकिन कोई ट्रेन आने की आवाज नहीं थी। फिर अचानक फाटक अपने आप खुल गया और सामने से एक जलती हुई ट्रेन गुजर गई। न कोई इंजन, न कोई आवाज, बस जलता हुआ ढांचा जिसकी खिड़कियों में अधजले चेहरे चिल्ला रहे थे। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। फिर वही लड़की, पर बदली हुई वो लड़की अब मेरे बराबर में नहीं थी, बल्कि ट्रक के बोनट पर बैठी थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसने नीचे उतरकर जमीन को छुआ और कहा, यहां एक बच्चा मरा था, उसकी मां आज भी हर रात यहां आती है। मैंने सहम कर पूछा, कौन थी वो? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उंगली से सामने एक जगह की ओर इशारा किया। रेलवे लाइन पर खड़ी मां मैंने देखा। दूर एक औरत खड़ी थी। उसने बच्चे को गोद में लिया हुआ था, पर खुद के शरीर में कुछ भी नहीं था, ना आंखें, ना होंठ, बस राख। उसने मुझे देखा और धीमे से कहा, क्या तू मुझे मेरी मौत का सच बताएगा? मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। तभी मेरी आंखों के सामने पूरा मंजर घूम गया। एक ट्रक जो रेलवे फाटक पार कर रहा था, और उसी वक्त ट्रेन आ गई। बच्चा गिरा। मां को कुछ भी समझ नहीं आया। ट्रक निकल गया, ट्रेन चढ़ गई। गूंजते नाम हवा में एक नाम गूंजा, राजू, राजू। फिर वो लड़की जो अब तक सिर्फ साथ चल रही थी मेरे सामने आई और उसने उस औरत की राख से बने चेहरे को छू लिया। तू अब जा सकती है। औरत ने अपने बच्चे को कसकर गले लगाया और दोनों हवा में उठकर धुएं में बदल गए। ट्रक के भीतर की दरारें मैंने ट्रक में आकर देखा। डैशबोर्ड पर एक टूटी हुई चूड़ी रखी थी, शायद उसी औरत की आखिरी निशानी। मैंने चुपचाप उसे जेब में डाल लिया। पर अब ट्रक में बैठते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर आत्मा जो मुक्त होती है वो एक स्मृति छोड़ जाती है मेरे साथ, मेरे ट्रक में। आगे का रास्ता सूरजगढ़। अब रास्ता सूरजगढ़ की ओर बढ़ चुका था। पर अब सवाल यह नहीं था कि अगली आत्मा कौन है, बल्कि यह था, आखिर ये लड़की कौन है जो मुझे रास्ता दिखा रही है? मैंने उससे पूछा, क्या तुम मर चुकी हो? उसने हंसकर जवाब दिया, शायद हां, पर मेरे मरने के बाद भी कुछ अधूरा रह गया था जो इस ट्रक के जरिए पूरा होना है। सादुलपुर पीछे छूट चुका था। रास्ता अब सूरजगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। एक सुनसान, वीरान इलाका जहां दूर दूर तक न तो ढंग की दुकानें थीं, न इंसानों की हलचल, लेकिन इस वीराने में कुछ था जो सांसें ले रहा था, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था
पर मौजूद था। ट्रक का इंजन भारी लग रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो या रोक रहा हो। गांव का पुराना पुल सूरजगढ़ के पास एक पुराना लकड़ी का पुल आता है, जिसके नीचे से एक सूखी नदी बहती थी। कहते हैं बरसों पहले वहां की 16 लड़कियां एक स्कूल बस हादसे में मारी गई थीं। लोग अब उस पुल से गुजरना नहीं चाहते, पर मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। ट्रक धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ा और तभी ट्रक की लाइट अपने आप बंद हो गई। सिसकियां और ठहाके अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, लड़कियों की सिसकियां और फिर उनकी हंसी। हंसी इतनी जोरदार, इतनी ठंडी कि मेरा दिल बाहर आने को था। मैंने हेडलाइट्स दोबारा ऑन की तो सामने पुल के किनारे 16 स्कूली लड़कियां खड़ी थीं। सबके चेहरे फटे हुए, कुछ के आधे चेहरे जले हुए थे, एक की आंखें थीं ही नहीं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, क्या तू हमें स्कूल छोड़ देगा? लड़की ने किया इनकार। मेरे साथ जो लड़की थी वो अब ट्रक से उतर चुकी थी। उसने साफ मना कर दिया, नहीं, ये अपनी मौत को भूल चुकी है, इन्हें स्कूल नहीं जाना। इन्हें बस कोई चाहिए जिसे वो अपनी मौत सौंप सकें। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला। ये अब मौत की तलाश में है, मासूमियत की नहीं। ट्रक के भीतर का खेल मैंने जल्दी से गियर बदला और ट्रक को तेज भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे देखा, ट्रक की पिछली सीट पर 16 जोड़ी आंखें मुझे घूर रही थीं। हमें स्कूल छोड़ दो, हर एक की आवाज कानों में गूंज रही थी। शर्त मेरे साथ बैठी लड़की ने धीरे से कहा, अगर तू इन्हें स्कूल छोड़ देगा तो तेरी मंजिल वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो स्कूल अब जमीन पर नहीं, नीचे है, गहराई में, मौत के नीचे। मैं समझ गया, अगर मैंने जरा भी झुककर इनके कहे पर चला तो ट्रक समेत मैं भी वहीं दफन हो जाऊंगा। सच बोलने की ताकत मैंने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम सब मर चुकी हो, तुम्हारा स्कूल अब नहीं रहा, तुम अब सिर्फ यादें हो, मगर मैं तुम्हें धोखे से नहीं ले जा सकता। एक पल के लिए सब शांत हो गया, फिर एक हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर उभरी और एक एक कर वो सब हवा में घुल गईं। ट्रक स्टार्ट हो गया। एक नई बात, लड़की की आंखें, लड़की वापस ट्रक में आकर बैठ गई। इस बार उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वो कुछ छुपा रही हो, या फिर मैं अब उसके और करीब आ गया था। मैंने पूछा, तू मुझे सब कुछ ऐसे कैसे जानती है? उसने कहा, क्योंकि ये सब मैंने भी जिया है और अब तू भी जी रहा है। अब आगे झुंझुनू। रास्ता अब झुंझुनू की ओर था, एक ऐसी जगह जहां किसी समय राजाओं का बसेरा था और अब वीरानी की कहानियां हैं। मगर इस बार कुछ अलग था। अब ट्रक में सिर्फ मैं और वो लड़की नहीं थे, बल्कि वो सभी आत्माएं जो अब मुझे अपना मान चुकी थीं। ट्रक की हेडलाइट अब पूरी ताकत से जल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसकी जान वापस लौटा दी हो। हवा में अब भी वो अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी रोया हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, लेकिन दिल की धड़कन किसी भट्टी जैसी जल रही थी। वो लड़की अब बिल्कुल शांत थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे बयान करना भी मुश्किल हो। रास्ता फिर से शुरू हुआ। सड़कें अब और भी संकरी और सुनसान होती जा रही थीं। दाईं तरफ कहीं कहीं पर उजाड़ खेत थे, बाईं ओर कभी कभी टूटी फूटी झोपड़ियां दिखाई देती थीं, लेकिन सब कुछ इतना खामोश था कि ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी दुनिया से जिंदगी गायब हो चुकी हो। एक मोड़ पर अचानक ट्रक की हेडलाइट्स किसी पुराने मकबरे की दीवारों पर पड़ी। वो इमारत टूटी हुई थी, दीवारों पर घास उगी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो ठहर जाने को मजबूर कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत कह रही हो, देख ले, यही तेरा अगला मुकाम है। लेकिन मैंने खुद को समझाया, नहीं, मैं बस एक ट्रक ड्राइवर हूं, मुझे मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन मंजिल अब सीधी नहीं थी। ट्रक के डैशबोर्ड पर रखे कंपास की सुई बार बार घूम रही थी, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सबने अपनी जगह बदल ली हों। और तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आई, यही रास्ता है, आगे बढ़, बस थोड़ी देर और। मैंने उससे पूछा, कहां तक? उसने जवाब नहीं दिया। रास्ता अब काले साए जैसा हो चला था, हर पेड़ किसी झल्लाद की तरह झुका हुआ, हर मोड़ पर एक घुटन।
मेरी सांस जैसे मेरे ही गले में फंसी हुई हो। और फिर सामने एक झलक दिखाई दी, एक पुरानी हवेली, अधूरी और धंसी हुई जमीन में। उसके बरामदे में एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी में लिपटी, चेहरे पर सफेद राख, बाल खुले हुए। ट्रक जैसे खुद ब खुद रुक गया। वो औरत धीरे धीरे उठी और ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। मैं चिल्लाया, रुक, मत आओ। लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और मेरी चीख मेरे ही गले में घुट गई, क्योंकि वो चेहरा मेरी मरी हुई मां का था। मेरे हाथ कांप गए। ट्रक की लाइट फिर से बंद हो गई। अंदर एक अजीब सी ठंड भर गई, इतनी कि सांस लेते ही फेफड़ों में बर्फ जमने लगी। मां, मैंने धीमे से कहा। वो कुछ नहीं बोली, बस ट्रक के बोनट पर हाथ रखा और धुंध में गायब हो गई। पीछे बैठी लड़की धीरे से बोली, हर जगह कोई ना कोई इंतजार में है, लेकिन तू रुकना मत, क्योंकि ये तेरी नहीं, उनकी दुनिया है। रास्ता दोबारा शुरू हुआ। अब रात की स्याही और घनी होती जा रही थी। ट्रक की लाइट्स अब किसी काम की नहीं रही थीं। आगे बस अंधेरा था और मेरे भीतर बहुत कुछ बिखर चुका था। कभी कभी मुझे लगने लगा था कि मैं जिंदा हूं भी या नहीं। गियर बदलते वक्त ऐसा लगता जैसे हड्डियां चटक रही हों। स्टीयरिंग किसी और के हाथ में था, ऐसा एहसास हो रहा था। लड़की अब ट्रक की विंडशील्ड की ओर देख रही थी, जैसे उसे कोई दिख रहा हो। मैंने उससे पूछा, क्या तू इंसान है? वो धीरे से मुस्कुराई। क्या तू अब भी इंसान है? उसकी बातों में एक गहराई थी, एक डर भी और एक सच्चाई भी। मैं अब भी वही ट्रक ड्राइवर था, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर था जहां हर मोड़ पर कोई पुरानी रूह मेरा इंतजार कर रही थी। सड़कें खत्म नहीं हो रही थीं, पर मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। आगे एक और वीरान इलाका आया। ट्रक की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। इंजन गर्म होने के बावजूद शोर नहीं कर रहा था, जैसे वो भी थक गया हो, जैसे अब वो भी डर गया हो। और तभी एक सफेद साड़ी वाली औरत ठीक ट्रक के सामने आ गई। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। वो औरत ट्रक के अंदर आ गई, सीधे उस सीट पर बैठी जहां अब तक वो लड़की बैठी थी। और अब वो लड़की गायब थी। सामने जो औरत आकर बैठी थी, उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल खाली, जैसे कोई गहराई से घूर रहा हो, लेकिन खुद उसमें कुछ नहीं बचा हो। उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुकता जा रहा था, जैसे उसकी गर्दन की हड्डियां अब भी पूरी नहीं थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने शीशे से देखा, ट्रक के अंदर अब बस मैं और वो औरत थे, जो लड़की अब तक साथ थी। उसका कोई निशान नहीं। मैंने खुद को झकझोरा। ये सब मेरी सोच है, ये बस थकावट है, नींद की कमी है, मैंने खुद से कहा। लेकिन अंदर से एक आवाज चीख रही थी, भाग, अभी नहीं तो कभी नहीं। ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक्सीलरेटर ने जैसे जवाब दे दिया था। स्टीयरिंग अपने आप बाएं घूमने लगा। मैं चिल्लाया, नहीं, यह रास्ता नहीं है। लेकिन ट्रक अब किसी और की मर्जी से चल रहा था। सामने एक बहुत पुराना पुल आया, लकड़ी का, अर्ध टूटा हुआ। नीचे कोई नदी नहीं थी, बस एक गहरा खड्ड, ऐसा जो लगता था कि अगर उसमें कोई गिरा तो उसका नामो निशान तक नहीं बचेगा। लेकिन ट्रक वहीं बढ़ रहा था और वो औरत अब मेरी तरफ देख रही थी। उसके होंठों से खून रिसने लगा था और उसकी आंखें अब धीरे धीरे काली होती जा रही थीं। मैंने झट से जेब में से अपने बच्चे की फोटो निकाली, एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर जो हमेशा ट्रक के भीतर मेरे पास रहती थी। उस तस्वीर को देखकर जैसे किसी ने अंदर से पुकारा, पापा घर लौट आओ। बस वही पल था। मैंने ब्रेक मारा पूरी ताकत से। ट्रक एक झटके से रुका। वो औरत एक पल को झटकी और फिर अचानक चीखते हुए गायब हो गई। पूरा ट्रक कांप गया, जैसे कोई जोर का धमाका हुआ हो। शीशे चटक गए और बाहर सन्नाटा था, इतना गहरा कि सांस लेना भी एक गुनाह लग रहा था। कुछ मिनटों तक मैं बस वहीं बैठा रहा, पसीने से भीगा हुआ। धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों के अंदर शोर मच रहा था। फिर धीरे धीरे इंजन ने आवाज दी, जैसे किसी ने मेरी पुकार सुन ली हो। ट्रक अब फिर से मेरे काबू में था। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन मन में सवाल गूंज रहा था, जो अब तक साथ थी, वो लड़की, वो कौन थी और अब कहां है? मैंने पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन तभी मुझे सीट के कोने में कुछ पड़ा दिखा, एक पुराना सड़ा हुआ कागज। उस पर खून से लिखा था, तू जहां जा रहा है वहां से कोई लौट कर नहीं आता। मैंने कांपते हुए वो कागज जेब में रखा
और ट्रक फिर चल पड़ा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। रास्ते अब पहचान में नहीं आ रहे थे। न कोई बोर्ड, न कोई लाइट, न कोई इंसानी निशान। लगता था जैसे ये रास्ता सिर्फ मेरे लिए बना हो, और सिर्फ एक बार के लिए। रास्ते में एक बर्बाद सा पेट्रोल पंप दिखा। ट्रक की डीजल की सुई नीची जा रही थी, इसलिए रुकना मजबूरी थी। मैंने गाड़ी रोकी, बाहर निकला। वहां सब कुछ जर्जर था। पंप की मशीनें टूटी हुई, शीशे दरक चुके थे और छत पर एक टूटा हुआ बोर्ड लटका था। पर सबसे डरावना था काउंटर के पीछे बैठा इंसान। उसका चेहरा पूरा ढंसा हुआ था, आंखें गड्ढों में थीं और उसके होंठ नहीं थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, डीजल मिलेगा? उसने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले उठा। उसके चलने की आवाज वैसी थी जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो। उसने ट्रक के पास जाकर पंप उठाया और डीजल भरने लगा, लेकिन जो बाहर निकल रहा था वो काला था, बिल्कुल स्याह, और उसमें से जलती हुई मांस की बदबू आ रही थी। मैंने चीख कर पूछा, ये क्या है? उसने पहली बार मुंह खोला और जो आवाज निकली वो इंसानों की नहीं थी। तू अब इस रास्ते का हिस्सा बन चुका है। ये ईंधन नहीं, ये अंधेरे की आग है जो अब तेरे ट्रक को चलाएगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की लाइट्स अब लाल हो गई थीं, जैसे खून से लथपथ। और फिर हवा में वही लड़की फिर से दिखी, बस कुछ पल के लिए। उसने कहा, अब कोई पीछे मुड़ना नहीं है। जो शुरू हुआ है उसे खत्म करना होगा। मैं फिर ट्रक में बैठ गया, इंजन चालू किया और एक बार फिर यह सफर चल पड़ा, अब उस मंजिल की ओर जो शायद कभी थी ही नहीं। रात अब पूरी तरह से अपनी गहराई में डूब चुकी थी और रास्ता भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। सड़कें घनी होती जा रही थीं, जैसे ट्रक की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। हर मोड़ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ट्रक मुझसे कहीं दूर जा रहा हो और मैं उसके पीछे बस एक रिटर्न टिकट लिए खड़ा था। यह सफर अब सिर्फ रास्तों का नहीं, बल्कि मेरी अपनी मानसिकता का भी था। मैं अपने डर और झूठी उम्मीदों के बीच संघर्ष कर रहा था। लाइट्स के सामने से गुजरते हुए मुझे हर बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। हर पल, हर छाया मेरे पीछे छिपी हुई होती थी। मुझे उस ट्रक से अब डर लगने लगा था। उसकी आवाज, उसकी गति और उसकी दिशा, यह सब कुछ अब एक रहस्य था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, कहाँ जा रहा हूं मैं? और तभी मुझे एक मोड़ पर एक पुराना गांव दिखाई दिया। यह गांव बिल्कुल सुनसान था और उस समय रात के अंधेरे में वो गांव एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। सारे घर टूटे हुए थे और कुछ एक खिड़कियां बिना कांच के खड़ी थीं। सड़क पर गहरे गड्ढे थे, जैसे किसी ने जमीन को खोदकर फिर से छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे अजीब चीज यह थी कि गांव के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वह शख्स बिल्कुल किसी भूत की तरह था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके बाल बेतरतीब तरीके से खड़े थे। वह मुझे देखकर चुपचाप खड़ा था, लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी उसके पास पहुंची, वह घुटनों के बल गिरते हुए बोला, तू मेरे पास आओ। मैंने ट्रक को पूरी तरह से रोक दिया। मुझे नहीं समझ आया कि क्या करूं। मेरी आंखें उस शख्स पर गड़ी हुई थीं। कुछ पल तक वह बस खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आवाज में कहा, तू इस रास्ते पर क्यों चला आया है? ये तेरे लिए नहीं है। मेरे अंदर से एक अजीब डर का एहसास हुआ। फिर अचानक ही वह शख्स आगे बढ़ने लगा। उसका चेहरा अब और डरावना हो चुका था और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी पागल का ठहाका हो। मैंने डरते हुए अपनी आंखें बंद की और ट्रक स्टार्ट कर दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था और मुझे लगा कि अगर मैंने देर की तो वो शख्स मेरे पास पहुंच जाएगा। ट्रक फिर से चल पड़ा। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में मुझे फिर से वही लड़की दिखी जो अब तक मेरे साथ थी। वह अब मेरी सीट पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें अब एकदम चमक रही थीं। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना था, जैसे कोई भूतानी हो जो तंत्र मंत्र से अपने रूप को बदल लेती हो। उसकी हंसी मुझे अब बहुत पास से सुनाई दे रही थी और उसकी आवाज के साथ हवा भी एक अजीब सी ठंडक भरने लगी थी। तू अब इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकता, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ट्रक अब बिना मेरी इच्छा के ही आगे बढ़ रहा था। हर बार वह लड़की मुझसे कुछ कहती, मैं डर के मारे उसकी तरफ देखता। मैंने पूछा,
तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमसे पहले कई और भी ट्रक ड्राइवर इस रास्ते पर आए थे, लेकिन वे सब कभी वापस नहीं लौटे। तुम तो बस एक और नाम हो। मुझे उसकी बातों में सच्चाई महसूस हो रही थी। क्या वह सच में कह रही थी? क्या मैं सच में इस रास्ते पर फंसा हुआ था? मेरी आंखें फिर से ट्रक के शीशे से बाहर देख रही थीं। मुझे अब हर पेड़, हर टुकड़ा और हर घर खौफनाक लग रहा था। यह जगह अब सिर्फ एक भूतिया इलाका नहीं, बल्कि एक जिंदगी थी जिसे मैं अब कभी नहीं भूल सकता था। अचानक एक तेज आवाज आई। ट्रक के इंजन से कुछ ऐसा निकलने लगा जो मुझे समझ नहीं आया। एक काले धुएं के गुब्बार ने ट्रक को घेर लिया और सब कुछ अब धुंधला हो गया था। फिर वो लड़की मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, यह सब खत्म होने वाला है। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या खत्म होने वाला है? वह बोली, तू और मैं, सब कुछ खत्म होगा। मेरे हाथ अचानक से स्टीयरिंग से फिसल गए। ट्रक अब पूरी तरह से नियंत्रित नहीं था और उसकी रफ्तार बढ़ने लगी थी। यह सब इतना अजीब था कि मेरी समझ से बाहर था। ट्रक सड़क के किनारे से उतरने लगा और सीधे उस गहरे खड्ड में गिरने की ओर बढ़ने लगा। मैंने आखिरी बार सामने देखा। एक लम्हे के लिए मुझे दिखा कि वह वही आदमी फिर से खड़ा था और उसका चेहरा अब बिल्कुल मेरे सामने था, जैसे वह मेरी आंखों में कहीं गहरे समा रहा हो। तू यहां से कभी नहीं जाएगा, उसने कहा, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब ट्रक के पहिए उस गहरे खड्ड की ओर बढ़ने लगे तो मैं पूरी तरह से पैनिक हो गया। मेरी आंखें अब सब कुछ धुंधला देख रही थीं और ट्रक की गति के साथ मेरा दिल भी और तेज धड़कने लगा था। लेकिन फिर अचानक ही, जैसे कुछ जादुई हो, ट्रक अचानक से रुक गया। मेरे हाथ जो स्टीयरिंग से फिसल रहे थे फिर से स्थिर हो गए। इंजन की आवाज बंद हो गई और मैं एक अजीब सी शांति महसूस करने लगा। सब कुछ अचानक सन्नाटे में डूब गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और यह महसूस किया कि जहां मैं था वह कोई पहाड़ी इलाका था। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक पुराना कच्चा रास्ता था जो बेहद उबड़ खाबड़ था। यह जगह मुझे बिल्कुल नई लग रही थी, लेकिन कुछ भीतर से महसूस हो रहा था कि मैं इससे पहले भी कहीं ना कहीं यहां आ चुका हूं। रात की अंधेरी हवाएं और अजीब सी खामोशी हर चीख को दबा देती थीं। सड़क के किनारे पर लगे कुछ पुराने पंखे जो किसी पुराने बिजली के खंभे से लटके थे, मुझे एक अजीब सी घबराहट दे रहे थे। ये उन स्थानों में से था जहां कोई कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वहां का माहौल ही कुछ ऐसा था जो दिल में एक अनजाना डर पैदा करता था। मैंने ट्रक को फिर से चालू किया और धीरे धीरे चलने लगा। जंगल के बीचों बीच एक रास्ता था जो अब बिल्कुल सुनसान लग रहा था। इधर उधर कुछ गंदे से कागज और रद्दी पड़े थे जो शायद पिछले कुछ वक्त से यहां किसी ने नहीं हटाए थे। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह रास्ता कहां जाएगा, लेकिन तभी मुझे याद आया, कहीं तो इस रास्ते का अंत होगा और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए यह रास्ता अपनाना होगा। मैंने धीरे धीरे ट्रक की गति बढ़ाई और तभी सामने एक और मोड़ आया। यह मोड़ इस रास्ते के भीतर एक घना जंगल था जहां के पेड़ कुछ ऐसे खड़े थे जैसे किसी डरावनी फिल्म के दृश्य हों। उस मोड़ के बाद एक बड़ी सी चट्टान थी जो रास्ते को और संकीर्ण बना रही थी। लगता था जैसे यह रास्ता अब मुझे कहीं और ही ले जाएगा। जैसे ही मैं चट्टान के पास पहुंचा, मुझे अचानक से ट्रक के अंदर की लाइट्स बंद होती हुई महसूस हुई। मैंने घबराते हुए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक का कंट्रोल फिर से खत्म हो चुका था। लाइट्स अब पूरी तरह से मध्यम हो चुकी थीं। फिर एक पल को सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं उस अंधेरे में महसूस कर सकता था कि कुछ अजीब हो रहा था। ट्रक की हवा में हल्की सी गंध आ रही थी, जैसे कोई जलती हुई लकड़ी हो। और फिर उसी अंधेरे में मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। मैं अपनी सीट से थोड़ा उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने एक औरत का चेहरा प्रकट हुआ। वह औरत बिल्कुल वही थी जो अब तक मेरी यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा, जो कभी खूबसूरत था, अब बिल्कुल डरावना दिख रहा था। उसने अपने हाथ से ट्रक के शीशे को खटखटाया और मुझे बस कुछ पल में उसकी मुस्कान दिखी, जो मुझे अब तक सबसे डरावनी लग रही थी। तुम कहां जा रहे हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज कुछ ऐसे लग रही थी जैसे कोई खौफनाक साया बात कर रहा हो और हर शब्द में एक अजीब सी गूंज थी।
मैंने डरते हुए कहा, मैं बस घर वापस जाना चाहता हूं। वह हंसी और फिर बोली, घर? क्या तुम जान पाओगे घर कहां है? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम एक सफर पर निकल पड़े हो जो कभी खत्म नहीं होगा। मैंने घबराते हुए ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन ट्रक अब अपनी जगह पर खड़ा था। सामने की सड़क अब और संकीर्ण हो चुकी थी और पेड़ एक दूसरे में घुलकर एक अजीब सी दीवार बना रहे थे। हवा तेज होने लगी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि अब यह सब एक खौफनाक सच्चाई की ओर बढ़ रहा था। फिर उसी अंधेरे में अचानक से मेरे सामने एक पुराना ढहा हुआ घर आया। वह घर ऐसा था जैसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पूरी तरह से जंग लगे हुए थे। फिर मुझे याद आया, यही वो जगह थी जो पहले उस आदमी ने मुझे दिखाई थी और उसी ने कहा था, तू यहां से कभी नहीं जाएगा। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकलने की सोची। ट्रक का दरवाजा खुलते ही एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे शरीर को बर्फ से छुआ हो। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस उसी घर की ओर बढ़ने लगा। जब मैं घर के पास पहुंचा तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई और मेरी पीठ पर खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, वो घर तुझे खत्म कर देगा। लेकिन मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और घर में दाखिल हो गया। अंदर घुसे ही मैंने देखा कि चारों ओर पुरानी तस्वीरें थीं और तस्वीरों में वही चेहरा था, वह लड़की। हर तस्वीर में वह लड़की कहीं ना कहीं थी और हर तस्वीर में उसकी आंखें उसी तरह अंधेरी थीं। वह लड़की अचानक मेरे पास आई और बोली, अब कुछ नहीं बचा, तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। मैं एक ठंडी सी सिहरन के साथ घर के अंदर खड़ा था और वही लड़की अब मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जैसे वो मेरे अंदर तक देख रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो कभी कटी हुई, कभी डरावनी लग रही थी। मैं उसके सामने खड़ा था, मानो जैसे किसी बेहद गहरी खाई के किनारे पर। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज अब कुछ और गंभीर हो गई थी। मेरे भीतर एक घबराहट भरने लगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। क्या कहता? वो लड़की मुझे घूरती रही और मैं बेमन से उससे नजरें मिला नहीं पा रहा था। अचानक उसने मेरे सीने की ओर हाथ बढ़ाया और मुझे एक झटका सा लगा। तुम क्या चाहते हो यहां? तुम जानते हो कि तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे, उसने कहा, और उसके शब्द जैसे किसी गहरे अंधेरे से निकलकर मेरे अंदर समा गए थे। मैं एक कदम पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, वह लड़की कुछ और करीब आ गई। तुमने जो रास्ता चुना है वो कोई साधारण रास्ता नहीं है, वह फिर बोली। यह वह रास्ता है जहां जाने के बाद कोई कभी लौट कर नहीं आता। तुम इस यात्रा के एक भाग हो और तुम्हारा समय यहां खत्म होने वाला है। मेरे अंदर कुछ और सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब था उसका इस बात से? क्या मैं सचमुच इस रास्ते पर जा चुका था जहां से वापसी नहीं हो सकती थी? वह लड़की फिर हंसी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि वह जैसे अदृश्य हो गई हो और केवल उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। उसके बाद एक डरावनी खामोशी फैल गई और मुझे फिर से अपने आसपास की अजीब सी शांति का एहसास हुआ। सब कुछ धीरे धीरे एकदम शांत हो गया था। मैं डरी डरी नजरों से चारों ओर देखने लगा, लेकिन फिर वही आवाज आई जो मुझे पहले से सुनाई दे रही थी। तुमसे पहले भी कई लोग यहां आए थे, वे सभी कुछ न कुछ तलाशते थे और फिर यहीं खो गए। आवाज आई और मुझे समझ में आने लगा कि यह वह आवाज थी जो मुझे कहीं ना कहीं पहले सुनाई दी थी। अब मुझे यह डर था कि मैं कहीं फंस तो नहीं गया हूं। क्या मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो कभी लौट नहीं पाएंगे? मेरी सांसें तेज होने लगी थीं और दिल भी जल्दी जल्दी धड़कने लगा था। लेकिन तभी अचानक से मुझे किसी ने पुकारा, देखो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और सामने एक पुराना आदमी खड़ा था जिनकी शक्ल मुझे कहीं बहुत दूर से परिचित लग रही थी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? मैंने हल्की आवाज में पूछा। वह आदमी मुस्कुराया और फिर बोला, मैं तुमसे पहले यहां था। यह जगह वही है जहां हर कोई खो जाता है और एक बार जो यहां आ जाता है उसे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तुम बस यही भूल गए हो कि यह वह जगह है जहां जीवन और मृत्यु का फर्क मिट जाता है।
मैंने उसकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से एक अजीब सी दहशत मुझे घेरे हुए थी। वह आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और जैसे ही वह मेरे पास आया, उसने धीरे से मेरे कान में कहा, तुमने ट्रक पर सवार होकर सही रास्ता चुना था, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा का अंत यहीं है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने वह लड़की देखी थी? वह आदमी मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोला, वो यहां का हिस्सा है, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें जो समझने की जरूरत है वो यह है कि तुम्हें कहीं और ले जाया जा रहा है। मेरे मन में एक डर का जाल फैल गया, लेकिन फिर मैंने अपने को संभालने की कोशिश की। मुझे अब समझ में आ रहा था कि यह कोई आम जगह नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जो मुझे और मेरे जैसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपने कब्जे में ले लेती थी। लेकिन अब मुझे यह भी समझने लगा था कि अगर मैं अब नहीं चलता तो शायद मैं कभी यहां से निकल ना पाऊं। एक अजीब सी निराशा और डर ने मुझे घेर लिया था, लेकिन मैंने फिर भी ट्रक की ओर बढ़ने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे उस आदमी से आंखें मिलाते हुए वापस ट्रक तक पहुंचा और जैसे ही मैं ट्रक के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता, मुझे अचानक से महसूस हुआ कि जैसे ट्रक खुद मुझसे कुछ कह रहा हो। मैंने सिर झुकाया और ट्रक के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन की आवाज कुछ धीमी थी, जैसे वह कुछ खो चुका हो। ओह! फिर वही लड़की मेरे पास आई और बोली, तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को पूरी ताकत से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं अब यहां से वापस नहीं निकला तो शायद मुझे फिर कभी बाहर निकलने का मौका न मिले। ट्रक की आवाज धीरे धीरे तेज हो गई और मैं रास्ते पर बढ़ने लगा, लेकिन उस लड़की की हंसी फिर भी मेरे कानों में गूंज रही थी। ट्रक का इंजन अब पूरी ताकत से गूंज रहा था, लेकिन उस ध्वनि में भी कुछ अजीब सा था, जैसे वो ट्रक खुद अपनी यात्रा के बारे में गमगीन था, जैसे उसकी आत्मा भी इस अजीब जगह के असर से प्रभावित हो चुकी हो। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की। बाहर का वातावरण ठंडा और खामोश था, जैसे दुनिया की सारी आवाजें कहीं गायब हो गई हों। मैंने सड़क पर गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन जैसे ही ट्रक ने एक मोड़ लिया, मुझे फिर वही डर महसूस होने लगा। अचानक से एक धुआं सा छा गया और ट्रक के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी, कोई भी जीवित संकेत नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरे आसपास है, मुझे देख रहा है। इसी बीच मुझे कुछ दूर पर एक हल्की सी लाइट दिखाई दी। वह लाइट बहुत हल्की थी, जैसे किसी दूरस्थ घर में जलती हुई मोमबत्ती की लौ हो। मेरी आंखों ने उस लाइट को जैसे ही देखा, दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई। क्या वह लाइट किसी इंसान की थी? क्या यह कोई और था, या फिर वही लड़की जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी? मैंने गाड़ी को धीमा किया और धीरे धीरे उस लाइट की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में कुछ नहीं था, सिर्फ वीरान सड़क और उस लाइट की छांव। सड़क के दोनों ओर कुछ पुराने पेड़ खड़े हुए थे, जिनकी शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं। वो पेड़ जैसे उस लाइट से कुछ सीख रहे थे, या फिर उनका भी कुछ कनेक्शन था उस रहस्यमय जगह से। जैसे जैसे मैं उस लाइट के करीब पहुंचा, मेरी घबराहट बढ़ने लगी। लाइट एक पुराने खंडहर के अंदर थी, जैसे किसी पुराने घर के खिड़की से छनकर आ रही हो। मैंने ट्रक को खड़ा किया और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उस खंडहर के भीतर घुसते ही मेरी सांसें रुक सी गईं और मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उस खंडहर के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर पुराने नक्शे और कुछ रहस्यमय चित्र थे, जिनमें चेहरों की परछाइयां धुंधली हो चुकी थीं। एक गहरी खामोशी थी, जैसे समय ने वहां सब कुछ ठंडा और बेजान बना दिया हो। मैंने अंदर और गौर से देखा और तभी मुझे एक और अजीब सी चीज नजर आई। एक बड़े से आईने में मुझे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन वह परछाई कुछ अलग ही थी। वो परछाई मुझे देख रही थी, जैसे वह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे अंदर छिपे डर को देख रही हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मैंने आईने से नजरें हटाईं। तुम यहां क्यों आए हो? अचानक वही लड़की फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस डर और निराशा का मिलाजुला एहसास था। मैं सिर्फ निकलना चाहता हूं, मैंने कांपते हुए कहा। वह लड़की मुस्कुराई और बोली, तुमने जो रास्ता चुना है, अब तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। यह रास्ता तुम्हारी नियति है।
उसकी बातें मेरे मन में घर कर गईं। क्या मैं सचमुच इस जाल में फंस चुका था? क्या मेरा भाग्य यही था कि मैं यहां फंस जाऊं, कभी बाहर ना निकल पाऊं? लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन वह लड़की अचानक अदृश्य हो गई। अब वह सिर्फ हवा में गूंजती हुई आवाज बन गई थी। तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगे, वह आवाज आई और मैं एक बार फिर से डर से जकड़ लिया गया। मैंने खुद को संभालते हुए फिर से ट्रक की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ते में मेरी आंखों के सामने उस खंडहर के दरवाजे पर एक अजीब सी छाया नजर आई। मैं और अधिक डर गया, लेकिन इस बार मैंने खुद को किसी भी हाल में संभालने का फैसला किया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक ने इंजन की आवाज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, मुझे एक खौफनाक एहसास हुआ कि वह लड़की फिर से मेरे पीछे थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मुझे उसे नजरअंदाज करना होगा। मैंने अपनी नजरें सड़क पर रखी और ट्रक की गति बढ़ा दी। फिर धीरे धीरे उस लड़की की छाया मेरी आंखों से ओझल हो गई, लेकिन अंदर से एक डर अब भी मुझे घेर चुका था। क्या मैं सच में बच पाऊंगा, या फिर यह सिर्फ एक अंतहीन यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होने वाली? ट्रक अब रास्ते पर दौड़ रहा था और मैं पूरी तरह से उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था, मानो जैसे वह ट्रक ही मुझे इस भयानक यात्रा से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता हो। इंजन की ध्वनि अब एक अजीब सी ध्वनि में बदल चुकी थी, मानो वह कुछ बड़बड़ कर रहा हो, और मुझे महसूस हो रहा था कि ट्रक भी मुझसे ज्यादा घबराया हुआ है। सड़क के दोनों ओर खड़े बेजान पेड़ अब और भी डरावने लग रहे थे। उनकी शाखाएं मानो मुझे रोकने के लिए झुक गई हों। मेरे दिमाग में वही डरावनी लड़की की छवि घूम रही थी और उसकी बातें लगातार मेरे कानों में गूंज रही थीं। तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या यह सच था? क्या मेरी पूरी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मैं कहीं फंसा हुआ था जहां से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था? सड़क की खामोशी अब मेरे दिल की धड़कन के साथ मेल खा रही थी। अचानक से मुझे सामने एक मोड़ दिखाई दिया। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, सड़क का स्वरूप बदलने लगा। यहां पहले जैसी सीधी सड़क नहीं थी। अब सड़क कुछ मुड़ी हुई सी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक भी अब और ज्यादा अजीब सी आवाजें निकालने लगा था। किसी अनहोनी की आहट मुझे महसूस हो रही थी। अचानक से ट्रक के ब्रेक लग गए और गाड़ी रुक गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह कैसी जगह थी जहां मेरी आंखें कुछ देख नहीं पा रही थीं। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस खामोशी का गहरा साया था। इतना घना अंधेरा था कि मुझे सड़क के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट किया, लेकिन इस बार इंजन भी नहीं शुरू हो रहा था। यही वह पल था जब मुझे महसूस हुआ कि ट्रक खुद भी अब इस डरावनी जगह का हिस्सा बन चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से इंजन को चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन जैसे बिना किसी आवाज के स्टार्ट हो गया, लेकिन उसी क्षण मुझे दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज मेरे भीतर तक समा गई। वह एक दर्दनाक चीख थी, जैसे कोई बहुत दूर कराह रहा हो। मैंने झपकते हुए सिर को घुमाया और देखा कि दूर से कोई मुझे देख रहा था। मेरे मन में एक और सवाल उठा, क्या वह कोई और था या फिर वही लड़की फिर से मेरी नजर से गायब हो चुकी थी? मैंने फिर से ट्रक को गति दी, लेकिन अब मेरा ध्यान पूरी तरह से उस अजीब सी चीख पर केंद्रित था। क्या यह चीख कोई और था, या फिर यह वही लड़की थी जो मुझे हर कदम पर डराने के लिए मौजूद थी? अब मैं मान चुका था कि यहां कुछ बेहद भयानक था। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। अचानक से ट्रक के स्पीडोमीटर पर नजर पड़ी और मैंने देखा कि ट्रक की गति बढ़ती जा रही थी, जैसे वह अपनी इच्छा से बढ़ रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ट्रक खुद मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मानो वह मुझे इस बुरी जगह से निकालना चाहता हो। लेकिन वह चीख फिर से गूंज उठी और इस बार वह मुझे अंदर तक हिला गई। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। ट्रक की गति बढ़ने के बावजूद मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यह रास्ता कहीं नहीं जाता था। यह सड़कों की एक बेजान जाल थी जिसमें मैं फंसा हुआ था। मैंने ट्रक की गति और तेज करने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर कुछ ऐसा था जैसे वह मुझे रोक रहा हो। चीजें अब और भी डरावनी हो गईं।
यह एक भूल भुलैया जैसी जगह लग रही थी। मेरी आंखों के सामने केवल अंधेरा था और मुझे ऐसा लगा कि यह अंधेरा ही मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। फिर से वही चीख और एक और दहशत मेरे मन में समाने लगी। मेरे हाथों में पसीना था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संयमित करने की कोशिश की। मैं किसी भी कीमत पर इस डरावनी जगह से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रास्ता अब और भी संकरा हो गया था। सड़क की दोनों ओर अब पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं झूल रही थीं, जैसे वे ट्रक को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हों। ट्रक की गति जैसे धीरे धीरे कम होने लगी थी और मैं उस चीख को फिर से सुनने लगा। अब मैं समझ गया था कि यहां कुछ गलत था। यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। शायद यह एक जाल था जिसे पार करना अब नामुमकिन था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं ट्रक को जितनी जल्दी हो सके, जितनी गति से चला सकता था, उतनी तेज चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर अचानक से ट्रक का ब्रेक फिर से लगा और गाड़ी रुक गई। और इस बार मुझे पता था कि कुछ और बड़ा होने वाला था। ट्रक की ब्रेक की आवाज ने मेरे अंदर एक और अजीब सा डर भर दिया। इस बार ट्रक अचानक से रुक गया था, जैसे उसने अपनी खुद की इच्छा से गाड़ी रोक दी हो। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था और चारों ओर गहरी खामोशी थी। मैंने धीरे धीरे सीट से उठने की कोशिश की और गाड़ी से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह बहुत ही अजीब था, जैसे मैंने समय और स्थान दोनों को खो दिया हो। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अब अजीब तरीके से झूल रहे थे, जैसे वे किसी अनदेखी ताकत से हिल रहे हों। मैंने ट्रक के इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इंजन की आवाज अब किसी निस्तेज शव की तरह थी, जैसे उसमें कोई जान न हो। ट्रक का सारा माहौल अब बहुत ही अस्वाभाविक लग रहा था। दिल में गहरी घबराहट थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे पता था कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए मुझे मानसिक तौर पर मजबूत रहना होगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई बाहर से मुझे देख रहा हो। मेरा ध्यान बाईं ओर गया और वहां मुझे धुंधली सी एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे मुझसे करीब आ रही थी। यह वही लड़की थी जो मुझे हर बार डराने के लिए आती थी। इस बार उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी और डरावनी लग रही थीं। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने उससे नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन वह छाया जैसी लड़की सिर्फ मुझे घूर रही थी, जैसे वह मेरे डर को महसूस कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहां क्यों थी और उसका मुझसे क्या संबंध था। क्या वह मुझे रोकने आई थी या फिर मुझे पूरी तरह से घेरने? मैं यहां सिर्फ गुजर रहा हूं, मुझे जाने दो, मैंने कांपते हुए कहा। वह हंसी, लेकिन वह हंसी बहुत कटीली थी, जैसे कोई गहरी गुफा में से आ रही हो। तुम जैसे लोग कभी नहीं निकल पाते। उसकी बातें अब मेरी आत्मा तक महसूस हो रही थीं। क्या यह सच था? क्या मुझे यहां फंसा दिया गया था और मुझे कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा? मैंने तुरंत ट्रक की खिड़की बंद की, लेकिन खिड़की बंद करते ही मैंने महसूस किया कि वो लड़की अब मेरे पास आ गई थी। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य मानव नहीं था, बल्कि कोई और ही था जो किसी भयंकर शक्तिशाली दुनिया से आया था। दिल में अब एक गहरी भय की भावना थी। मैं ट्रक से बाहर निकलने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने एक अजीब सा परिदृश्य था। पूरी सड़क जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी, अब एक सुनसान जगह में बदल चुकी थी। ट्रक के चारों ओर कोई भी नहीं था और न ही सड़क दिखाई दे रही थी। बस अंधेरा ही अंधेरा था। अब मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। क्या मैं कभी इस भयावह सफर से बाहर निकल पाऊंगा, या फिर मुझे इसी रास्ते पर चलने का फैसला किया गया था, जैसे कोई खतरनाक खेल हो जिसमें मुझे अपनी जान बचानी होगी? तभी मुझे एक और अजीब एहसास हुआ। ट्रक के इंजन की हल्की सी आवाज फिर से आई, लेकिन अब वो आवाज मुझे बहुत दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे ट्रक अब कहीं और जा रहा हो। मैंने नजरें घुमाई और देखा कि ट्रक की हेडलाइट्स एक रहस्यमयी धुंध में खो गई थीं। ट्रक का रास्ता अब और भी अजीब सा लगता था, और जैसे ही ट्रक फिर से बढ़ने लगा, एक बार फिर से मुझे वही लड़की दिखाई दी। तुम नहीं बच सकते, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने एक गहरी सांस ली
और ट्रक के भीतर बैठे बैठे खुद से कहा, मुझे इसे पार करना होगा, मुझे किसी भी हालत में इस जाल से बाहर निकलना होगा। इसी मानसिकता के साथ मैंने ट्रक को फिर से पूरी गति से चलाना शुरू किया। लेकिन इस बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ट्रक अब सिर्फ मेरी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि खुद भी इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रक की गति बढ़ी, मुझे महसूस हुआ कि सड़क और भी संकरी हो रही थी। पेड़ और झाड़ियां अब और भी घनी हो गई थीं, और मुझे यह भी महसूस हुआ कि यह पूरी यात्रा अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। क्या मुझे इस अंधेरे रास्ते से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा, या फिर यह वही रास्ता था जिसे मैंने खुद चुना था और अब यह मेरी नियति बन चुका था? ट्रक की गति अब इतनी तेज हो गई थी कि मानो वह खुद भी उस अंधेरे और खौफनाक रास्ते से बाहर निकलने के लिए दौड़ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़क खुद भी हमारी दिशा बदलने की कोशिश कर रही थी। पेड़ अब और भी घने होते जा रहे थे और उनका आकार इतना विशाल था कि मानो वे किसी बुरे इरादे से हमारे रास्ते को रोकने के लिए खड़े हों। हमें रुकने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। ट्रक के ब्रेक पर जोर डालते हुए भी गाड़ी की गति कम नहीं हो रही थी। फिर अचानक एक और आवाज आई जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर गई। ये वही आवाज थी, वही चीख जो मुझे पहले सुनाई दी थी। लेकिन इस बार यह आवाज बहुत पास से आ रही थी, जैसे कोई बहुत ही करीब खड़ा हो। मैंने ट्रक की खिड़की को तेजी से खोला और फिर से मैंने बाहर झांकने की कोशिश की। लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा था और वह चीख। मैंने अपनी आंखें तंग की और कुछ देर बाद वह धुंधली सी आकृति फिर से सामने आई। वही लड़की, वह अब मुझे घूर रही थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने शिद्दत से कहा, लेकिन मेरी आवाज अपने ही कानों में गुम हो गई। जैसे उस लड़की के पास कोई शक्तियां थीं जो मेरी आवाज को भी दबा देती थीं। वह हंसी और उसकी हंसी अब और तेज हो गई, जैसे कोई अजीब सी गूंज हो। उसकी आंखों से तेज सी एक चमक निकलने लगी थी और मेरे भीतर एक गहरी घबराहट समाने लगी। मैं अब पूरी तरह से उस लड़की से डर चुका था और मुझे यह एहसास हो रहा था कि वह मुझे कहीं ना कहीं फंसा चुकी थी। तुम फिर भी नहीं निकल पाओगे, वह बोली। उसकी आवाज में अब गहरा विश्वास था, मानो उसे पूरी तरह से यकीन हो कि मैं बाहर नहीं जा सकता। मैंने फिर से ट्रक को चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी मानो स्थिर हो गई थी। इंजन की आवाज धीमी पड़ गई थी और गाड़ी अब न तो आगे बढ़ रही थी न ही रुक रही थी, जैसे ट्रक भी किसी अजीब जादू के प्रभाव में हो। अब मैं पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगा था। क्या यह कोई काल्पनिक यात्रा थी या फिर यह कोई वास्तविक खौफनाक जगह थी जहां मुझे फंसा दिया गया था? मैंने हिम्मत से बाहर खड़े उस लड़की से पूछा, क्या तुम मुझे यहां छोड़ दोगी? लेकिन उसका उत्तर एक सन्नाटा था। वह कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह खड़ी होकर मुझे घूरती रही। फिर अचानक से मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के दरवाजे से हल्की सी हवा आ रही थी, जैसे ट्रक किसी और जगह से जुड़ा हुआ हो। लेकिन यह कोई सामान्य हवा नहीं थी, यह उस लड़की की तरह ठंडी और खौफनाक महसूस हो रही थी। यह हवा अब मेरे शरीर में समाने लगी थी और मेरी आत्मा तक को शीतलता महसूस हो रही थी। क्या यह हवा मुझे उस स्थान से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी या फिर यह मुझे और भी गहरे जाल में फंसा रही थी? ट्रक के भीतर खड़े होकर मैंने एक गहरी सांस ली और फिर ट्रक के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन इस बार इंजन में एक अलग सी आवाज आई, मानो वह मेरे डर को महसूस कर रहा हो। इंजन ने जोर से ध्वनि निकाली और फिर बंद हो गया। मेरे मन में फिर से एक खौफनाक विचार आया। क्या ट्रक अब खुद भी मेरी मदद नहीं कर सकता था? क्या मैं इस अंधेरे रास्ते पर अकेला रह गया था? फिर अचानक से ट्रक की रिवर्स गियर पर हल्की सी आवाज आई और ट्रक धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन क्या वह मेरे कंट्रोल में था या फिर यह कोई और ताकत थी जो उसे नियंत्रित कर रही थी? रास्ता अब और संकरा हो गया था और पेड़ अब और भी घने होते जा रहे थे। जैसे जैसे हम पीछे की ओर बढ़ रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम एक भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्या मैं कभी इस रास्ते से बाहर निकल पाऊंगा? क्या ट्रक की मदद से मैं इस जाल से बाहर जा पाऊंगा, या फिर मुझे इसी अंधेरे में खो जाने का फैसला किया गया था? मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगता था जैसे वह बाहर निकलने का कोई रास्ता
खुद ढूंढने की कोशिश कर रही हो। फिर से वही लड़की सामने आई और उसने मुझे गहरी नजरों से घूरते हुए कहा, तुम इस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते, यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। मैंने खुद से कहा, नहीं, मैं इसे पार करूंगा, मैं वापस घर लौटूंगा। लेकिन क्या यह सच था? क्या मैं वापस लौटने में सक्षम था, या फिर इस यात्रा की कोई समाप्ति नहीं थी? ट्रक अब पूरी तरह से मेरी पकड़ से बाहर था। हर मोड़, हर घुमाव जैसे वह खुद तय कर रहा हो और मैं बस एक बेबस यात्री बनकर उसका अनुसरण कर रहा था। इंजन की आवाज अब घमंडी और डरावनी हो चुकी थी, जैसे वह खुद एक शैतान हो जो मुझे किसी खतरनाक अज्ञात दिशा में ले जा रहा हो। मैं डर और गुस्से के मिश्रित एहसासों में घिरा हुआ था। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, क्या यह सब सच है? क्या मैं किसी जाल में फंस चुका हूं? ट्रक अब एक बेतहाशा गति से दौड़ रहा था। पेड़ अब इतने घने हो गए थे कि हेडलाइट्स भी उनका रूप नहीं देख पा रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि हम कहीं और जा रहे थे, जैसे यह रास्ता किसी भूतिया दुनिया में ले जा रहा हो। कहीं से भी कोई जिंदगी की आहट नहीं थी। हर तरफ सन्नाटा और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे समय थम सा गया हो। फिर अचानक ट्रक ने जोर से ब्रेक लगाए और मैं किसी खतरनाक मोड़ पर था। यह जगह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पेड़ अब न सिर्फ घने बल्कि बेतहाशा तरीके से विकृत हो गए थे, जैसे वे किसी अन्य आयाम से यहां खींचे गए हों। ट्रक रुक चुका था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि जैसे वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैंने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा और मेरे हाथ कांप रहे थे। उस अजीब सी जगह में कहीं दूर एक हल्की सी चमक दिख रही थी। यह कोई प्रकाश नहीं था, बल्कि जैसे कोई धुंधली सी आकृति हो जो धीरे धीरे बढ़ रही हो। मेरी नजरें उस पर जमी हुई थीं। क्या यह वही लड़की थी, या फिर यह कुछ और था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। सब कुछ इतना अजीब और डरावना था कि मुझे लग रहा था अगर मैंने यह सब और ज्यादा गौर से देखा तो शायद मैं और भी गहरे जाल में फंस जाऊं। मैंने एक बार फिर ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। अचानक मुझे लगा कि यह जादुई ताकत है जो मेरे हर कदम पर निगरानी रख रही है। क्या मैं इस रास्ते से बाहर निकल पाऊंगा? क्या अब मैं इस जाल से मुक्त हो सकूंगा? तभी वह लड़की मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब कोई और चमक नहीं थी, बल्कि अब वह पूरी तरह से सर्द और खौफनाक लग रही थी। उसने बिना कुछ कहे मुझे घूरते हुए धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने वही आवाज दी, तुमने कभी यह नहीं सोचा था कि यह सब क्या था, है ना? उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बल्कि वह जैसे खुद अपनी जीत से संतुष्ट थी। क्या तुम जानती हो यह क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा और मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वह फिर से मुस्कुराई और बोली, यह वही जगह है जहां से तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। उसकी बात सुनते ही मैं अंदर तक हिल गया। क्या यह सच था? क्या हम अब कभी बाहर नहीं जा पाएंगे? क्या यह एक अनजानी दुनिया थी जहां से हम बाहर नहीं निकल सकते? मैंने ट्रक के दरवाजे को जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह लड़की अब ट्रक के बगल में खड़ी थी और उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते। उसके शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे और मैं महसूस कर रहा था कि यह यात्रा अब खत्म होने वाली नहीं थी। लेकिन फिर अचानक ट्रक के इंजन में हलचल हुई। वह जाग उठा और ट्रक की गति अब तेज हो गई। यह अब उस लड़की से छुटकारा पाने का वक्त था, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। पेड़ अब और भी घने हो गए थे और सड़क की दिशा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ट्रक अब एक और अजीब मोड़ पर पहुंच चुका था और मुझे यह एहसास हो गया कि हम किसी और दुनिया में पहुंच चुके हैं, जैसे हम अब किसी अंधेरे अजनबी जगह पर थे जो किसी सामान्य रास्ते से बिल्कुल अलग थी। मैंने फिर से ट्रक को आगे बढ़ाया और रास्ते की अजीब हरकतों को नजरअंदाज करते हुए अपने को शांत किया। क्या हम इस यात्रा को पार कर पाएंगे, या फिर यह यात्रा सिर्फ हमें अपनी मौत की ओर ही ले जा रही थी? ट्रक अब फिर से तेज हो चुका था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे मुझे समझ में आने लगा कि यह यात्रा अब खत्म होने वाली नहीं थी। यह यात्रा अब सिर्फ एक डरावना सपना बन चुकी थी जिसमें कोई रास्ता न था और हर मोड़ पर बस अंधेरा ही था। क्या हम इस रास्ते से बाहर निकल पाएंगे, या फिर
यह हमारी किस्मत बन चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स में अब उन परछाइयों की शक्लें साफ दिखाई देने लगी थीं। वे इंसानों जैसी थीं, लेकिन इंसान नहीं थीं। उनके चेहरे बिल्कुल सपाट थे, बिना किसी नाक, आंख या मुंह के। उनके हाथ हवा में अजीब तरह से लहराते हुए ट्रक की ओर बढ़ रहे थे, जैसे वे उसमें समा जाना चाहते हों। मैंने घबराकर ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज निकलने की बजाय एक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि मुझे अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। चल बे हरामी! मैंने चिल्लाते हुए गियर में ट्रक डाला और एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन ने जोर मारा और ट्रक कांपता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैंने देखा कि जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, वो परछाइयां पीछे हटने लगीं, लेकिन कुछ दूर तक ही। उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, बस एक निश्चित दूरी बनाए रखी, जैसे किसी अदृश्य रेखा से बंधे हों। हम चांदनी गांव की तंग गलियों से जैसे तैसे बाहर निकले। रास्ता अब भी कच्चा था, पर कम से कम अब आगे खुला दिख रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से खटाक की आवाज आई, जैसे ट्रक के पीछे का कुछ हिस्सा किसी चीज से टकराया हो। मैं झट से साइड मिरर में देखने लगा, पर पीछे सिर्फ काला अंधेरा था और एक हल्की सी नीली रोशनी जो दूर जाती प्रतीत हो रही थी। राहत की बात यह थी कि ट्रक अभी भी चल रहा था। मैं थक चुका था, दिमाग और शरीर दोनों सुन्न हो चुके थे, लेकिन मुझे रुकना नहीं था। आगे बढ़ते हुए मुझे एक टूटी हुई साइनबोर्ड दिखी, जिस पर मिट चुके अक्षरों में बस यही पढ़ा जा सकता था, नरकटियागंज 5 किमी। नरक, इस शब्द ने एक सिहरन दौड़ा दी, पर अब रुकना विकल्प नहीं था। जैसे ही हम नरकटियागंज की सीमा में दाखिल हुए, माहौल में एक गाढ़ी नमी फैल गई। सड़कें वीरान थीं और हर मोड़ पर लगे पीपल के पेड़ अजीब सी सरसराहट कर रहे थे। ट्रक के अंदर से डैशबोर्ड की लाइटें बार बार झपकने लगीं और स्टीयरिंग व्हील में खुद ब खुद हरकत होने लगी, जैसे कोई और उसे पकड़कर मोड़ रहा हो। अबे, क्या कर रहा है? मैंने चिल्लाकर ट्रक से बात की, पर जवाब में गियर लीवर अपने आप एक झटका खाकर तीसरे गियर में आ गया। मुझे अब यकीन हो चला था, यह ट्रक अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, इसमें कुछ और भी था। शायद उस लड़की की आत्मा, शायद उन परछाइयों में से किसी एक की। लेकिन जो भी था, वो अब ट्रक के कंट्रोल में हिस्सा ले रहा था। जैसे जैसे हम नरकटियागंज के करीब पहुंचे, ट्रक ने अचानक एक संकरी पगडंडी की ओर मोड़ ले लिया। मैंने रोका नहीं, अब मैं बस देख रहा था कि यह ट्रक खुद कहां जाना चाहता है। जैसे ये मुझे नहीं, मैं इसे चला नहीं रहा, ये मुझे कहीं ले जा रहा था। सामने एक पुराना रेलवे क्रॉसिंग आया। वहां न कोई फाटक था, न कोई आदमी, पर जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा, हूटर बजने लगे। कोई ट्रेन नहीं थी, पर वो लाल लाइटें टिमटिमाने लगीं और एक तेज हवा चारों तरफ घूम गई। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक वहीं रुक गया। तभी ट्रक की पिछली खिड़की के कांच पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान थे, छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। पापा, एक मासूम सी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने सिर झटका। क्या बकवास है, मैं अकेला हूं ट्रक में। पर अब नहीं था। साइड मिरर में अब एक 8-9 साल का बच्चा बैठा दिख रहा था, ड्राइवर सीट के पास वाली खिड़की पर। वह खामोशी से ट्रक की साइड से मुझे देख रहा था। उसका चेहरा गीला था, जैसे उसने बहुत रोया हो। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, पर जैसे ही दरवाजा बंद किया, वो बच्चा अब सामने वाले बोनट पर बैठा दिखा। धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मुझे वापस घर जाना है, उसने कहा। कहाँ है तेरा घर? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने उंगली उठाई, वही पगडंडी जहां से हम आए थे। क्या तुम मुझे वहां छोड़ दोगे जहां मेरी मम्मी इंतजार कर रही है? उसकी मासूमियत में इतना दर्द था कि मेरी आंखें भर आईं। डर अब पिघल रहा था, उसकी जगह एक गहरा दर्द ले रहा था। मैंने सिर हिलाया। बैठ जा बेटा, छोड़ आता हूं। ट्रक ने फिर गति पकड़ी। इस बार मैं नहीं, कोई और चला रहा था। ट्रक की हेडलाइटें उस कच्ची पगडंडी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं और मैं अब बस एक सवारी बन चुका था। स्टीयरिंग मेरे हाथ में होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक खुद जानता हो कि उसे कहां जाना है। सामने बोनट पर बैठा वो बच्चा अब गायब था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब ट्रक के भीतर हर कोने में महसूस हो रही थी।
खिड़कियों पर उसकी उंगलियों के निशान, डैशबोर्ड पर उसका अधखुला टिफिन बॉक्स और सीट के नीचे उसकी स्कूल की पुरानी बोतल। पता नहीं ये सब कब और कैसे ट्रक में आ गए थे। मुझे अब ये यकीन हो चुका था कि ये बच्चा इस रास्ते से पहले भी गुजरा था, शायद अपने बाप के ट्रक में, शायद इसी रास्ते पर। क्या तुम मेरे पापा हो? एक धीमी सी आवाज मेरे बाएं कान में गूंजी। मैं चौंका नहीं, बल्कि एक गहरी सांस ली। नहीं बेटा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास जरूर पहुंचा दूंगा। पगडंडी अब एक सूनी सी झील के किनारे जाकर खत्म होती थी। वहां दूर एक टूटा हुआ पुल था जो किसी जमाने में किसी गांव से जुड़ा करता था। अब वो गांव मानचित्र से मिट चुका था और शायद वक्त से भी। मैंने ट्रक रोक दिया। यहीं? मैंने पूछा। ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैं बाहर निकला। झील के पानी से धुंध उठ रही थी। तभी दूर से एक महिला की सिसकियां सुनाई दी। वो आवाज किसी झाड़ी के पार से आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उस तरफ बढ़ा। एक औरत बैठी थी, एक पुरानी लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा मिट्टी और आंसुओं से सना हुआ। उसके सामने जमीन पर एक पुराना स्कूल बैग रखा था। राहुल, उसने बुदबुदाया, मेरा बच्चा वो वापस आएगा ना? मैं वहीं ठिठक गया। आपका बेटा वो? उसने मेरी ओर देखा। आंखें पूरी तरह सफेद थीं, लेकिन उसमें इंतजार था और भरोसा भी। वो मुझसे नाराज होकर चला गया था उसी दिन जब हमने उसका स्कूल बदला था। उस दिन वो अपने पापा के साथ ट्रक में था। और फिर वो सड़क। वो चुप हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक की ओर मुड़ा और दरवाजा खोला। वो बच्चा वहीं खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसने मेरी ओर देखा, फिर अपनी माँ की ओर, और धीरे धीरे आगे बढ़ा। माँ की सिसकियां अब तेज हो गई थीं। मैंने देखा जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ के करीब पहुंचा, उसकी आंखें रोशनी से भर गईं। वो उसे नहीं देख सकती थी, लेकिन महसूस जरूर कर रही थी। उसने बाहें फैलाईं और अचानक हवा में कुछ चमका। झील के किनारे हल्की रोशनी हुई और दोनों आकृतियां एक पल को जैसे रोशनी में लिपट गईं। फिर सब शांत हो गया। मैं ट्रक की ओर लौटा। अब ट्रक हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर चुका हो। स्टीयरिंग अब मेरी पकड़ में था और गियर लीवर शांत। एक अजीब सी तसल्ली मेरे सीने में भर चुकी थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया। अब सफर खत्म नहीं, बल्कि फिर से शुरू हुआ था। मैंने जीपीएस ऑन किया। अगली मंजिल बगहा। रात के 2:30 बज चुके थे। रास्ता वीरान था, लेकिन अब दिल में एक अजीब हिम्मत थी। डर अब भी था, लेकिन अब उसके साथ एक रिश्ता सा बन चुका था। रास्ते में अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो, मैंने उठाया। अंकल? दूसरी ओर किसी लड़की की आवाज थी। क्या आप वही ड्राइवर हैं जो नरकटियागंज के पास रुके थे? हाँ, कौन? मैं राहुल की बहन बोल रही हूं। मैं सन्न रह गया। हमें पता चला कि कोई वहां गया था। माँ को वो स्कूल बैग फिर से मिला है जो राहुल का था। माँ अब ठीक हैं, शायद आप ही थे। शुक्रिया अंकल। फोन कट गया। मैं चुपचाप ट्रक चलाता रहा। स्टीयरिंग पर मेरा हाथ अब कांप नहीं रहा था। बगहा अब करीब था और आगे की सड़कें भी इंतजार कर रही थीं। बगहा की सड़कों से गुजरते हुए वो रात जैसे कोई धीमा गीत गा रही थी। हवा में अब वो भारीपन नहीं था जो पहले हर मोड़ पर मेरे साथ चलता था। ट्रक अब मानो हल्का हो चला था, जैसे उसने भी वो दर्द उतार फेंका हो जो हमने साथ सहा था। मैंने एक ढाबे पर ट्रक रोका। चाय की तलब सी हो रही थी। ट्रक की हेडलाइट बंद की, इंजन की घरघराहट थमी और एक अजीब सी शांति फैल गई। चाय वाले ने मुझे देखा और बोला, ड्राइवर साहब, आप बहुत थके लग रहे हो। लंबा सफर किया क्या? मैं मुस्कुराया। हाँ, मैं सिर हिलाया। बहुत लंबा, शायद जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने चाय का कप पकड़ा और ट्रक की ओर देखा। उसके बोनेट पर वो पुराना डेंट अब साफ दिख रहा था। वही डेंट जहां पहली बार मुझे बच्चा दिखाई दिया था। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, न कोई परछाई, न कोई दस्तक। इस ट्रक ने मुझे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के अंधेरे कोनों तक पहुंचाया था। मैंने चाय की आखिरी चुस्की ली और फिर इंजन स्टार्ट किया। अब मंजिल थी तिहाड़ जेल, दिल्ली। यही आखिरी पड़ाव था मेरे इस रूट का। जेल के लिए माल ले जाना कोई खास बात नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ और ही एहसास था। इस ट्रक ने मुझे कब्रगाहों, जंगलों, वीरानों और इंसानी दर्द की उन परतों से गुजारा था जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी थीं।
रास्ते में गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, एटा, अलीगढ़ सब पीछे छूटते गए। हर शहर, हर मोड़, हर पेड़ अब मुझे कुछ कहता सा लगता। रात 3 बजे का वक्त था जब मैंने ट्रक को दिल्ली की ओर मोड़ा। यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक की रफ्तार अब बेहद मंथर थी, जैसे वो खुद भी जानता हो कि अब बस एक आखिरी मोड़ बचा है। और फिर वो गेट आया, तिहाड़ जेल का मेन गेट। मैंने गार्ड से बात की, अंदर एंट्री मिली और ट्रक को डॉक यार्ड में ले गया। माल उतारने वालों ने दस्तावेज चेक किए और फिर कुछ देर में काम खत्म हो गया। अब ट्रक खाली था, बिल्कुल खाली। मैंने ट्रक के भीतर देखा। सीट पर अब कोई भी छाया नहीं थी, न ही रियर मिरर में कोई चेहरा झलकता था। ट्रक का हर हिस्सा अब शांत था, लेकिन किसी मंदिर जैसा शांत। मैंने धीरे से स्टीयरिंग को छुआ और फुसफुसाया, बस हो गया, तुझे और मुझे अब आराम करना चाहिए। उस रात मैंने जेल के बाहर अपनी सीट पर ही नींद ले ली, गहरी और बेचैनियों से खाली। सुबह उठकर जब मैं ट्रक की सफाई करने लगा तो सीट के नीचे एक चीज मिली, एक पुराना छोटा सा लकड़ी का खिलौना ट्रक। मैं सिहर गया, शायद वही बच्चा अपनी कोई आखिरी निशानी छोड़ गया था। मैंने उसे उठाकर डैशबोर्ड पर रख दिया। वो अब मेरे सफर का हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जिसे न कोई देख सकता था न कोई समझ सकता था सिवाय मेरे। ये ट्रक अब सिर्फ लोहा नहीं था, ये मेरी आत्मा की चाबी बन चुका था। हर खड़खड़ाहट, हर मोड़, हर रात अब इसने मेरे अंदर कुछ ऐसा भर दिया था जिसे मैं कभी जुबान नहीं दे सकूंगा। और इस तरह खत्म होती है एक ट्रक ड्राइवर की वो आपबीती, जो एक सफर से कहीं ज्यादा एक आत्मा की यात्रा थी, जिसने सड़क पर तो सिर्फ किलोमीटर मापे, लेकिन अंदर एक जिंदगी बदल दी। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खौफनाक कहानी? अगर दिल दहल गया हो तो लाइक जरूर करना और AS हॉरर मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार और भी डराने वाला है। और हाँ, कमेंट में बताओ आप इस कहानी को भारत या दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं। देखते हैं हमारा डर कहां तक पहुंचता है।